नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कुछ गंभीर प्रश्न किए। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने साफ कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। वहीं केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही स्पष्ट किया कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, इसलिए केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई थी और उस दौरान अदालत ने इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों तथा बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की शक्ति शामिल है। हालांकि केंद्र ने इसका विरोध किया था तथा ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश से पहले विस्तृत सुनवाई की अपील की थी। आज भी सुनवाई के दौरान जो तथ्य उभर कर आए उससे यही प्रतीत हो रहा है कि अपनी दलीलों के माध्यम से याचिकाकर्ता केंद्र सरकार को घेरने में सफल हो रहे हैं। आइए वकीलों के माध्यम से जानते हैं आज अदालत में क्या हुआ और इसके क्या निहितार्थ हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पांस देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। जो अपॉइंटमेंट होने थे, जो नए अमेंडमेंट एक्ट में है कि नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होगा, ये होगा, उस पर पूरी तरह स्टे है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में। दूसरी साथ ही साथ वक्फ व यूजर, रजिस्टर्ड और नोटिफाइड वक्फ पे भी उनके कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। तो हमारे हिसाब से सब्सटैंटिव ना सही लेकिन एक एक्सटेंट तक ही हमारी जीत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस में स्टे होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है और हम इसको अपनी एक तरह से जीत की तरह लेते हैं इसको। देखिए, जो स्टे दिया है वो उन्हीं के एश्योरेंस पे दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर देंगे, वो और वक्त नहीं लेंगे। तो उन्होंने बेसिकली आज वक्त मांगा और उनको वक्त दिया गया। साथ ही साथ वक्त देते हुए उन चीजों पे जो हमारे सबसे बड़े डर थे उसको दूर करने के लिए कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर, एक स्टे दिया है।
नहीं, इंशाल्लाह आज राहत मिलेगी, आज पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से डीएम को इन्होंने सारी पावर दे दी है, बोर्ड से ऊपर डीएम को कर दिया है, और डीएम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता किसी भी हालत में, तो वो कहीं ना कहीं वो है। और दूसरा वक्फ बाय यूजर वाला, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो है आप प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर के तौर पे जो है इस्तेमाल होती चली आई हैं, और पहले से मस्जिद हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं। और दूसरा जो वक्फ के अंदर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उसके अंदर जो है वो आज उसमें पूरी उम्मीद है कि पूरी मदद मिलेगी। अरे भाई वो तो पहले से है ना, मसाजिद जो है कई सौ साल पुरानी है। अब जैसे दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको ये कहते हैं, तो ये तो कई सौ साल पुरानी है। अब वो उनके दस्तावेज तो आज होंगे नहीं, पहले से चली आ रही हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर क्योंकि वो पहले से है। अब जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने दस्तावेज इधर उधर कर दिए, रिकॉर्ड के अंदर कर दिए। अब जैसे लुटियन जोन है, अब लुटियन जोन के अंदर जो 123 प्रॉपर्टीज हैं, जब ये उसने अंग्रेज हुकूमत थी तो उसने 1913 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और दिल्ली को जब राजधानी बनाने का ऐलान किया था तो ये सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। एक नोटिफिकेशन पे सारी जमीनें एक्वायर कर ली, मौके पर नहीं पहुंचे, और उन जमीनों को दर्ज करा दिया सरकारी दस्तावेज में। तो आज जो 123 प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ी मिसाल है कि उसमें से 62 प्रॉपर्टी जो है वो डीडीए के रिकॉर्ड में है, और 61 प्रॉपर्टी जो है एलएनडीओ के रिकॉर्ड में है। तो वहां जो है मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहें और मदरसे एग्जिस्ट करते हैं ना, वो तो पहले से हैं। पार्लियामेंट की मस्जिद है जिसमें बहुत सारी हैं, जिसमें नर्सरी मस्जिद है बहुत सारी हैं, जिसमें तिकोना कब्रिस्तान है, और बराबर डीपीएस के पीछे 484 खसरा है। ऐसी सारी वो प्रॉपर्टी बहुत पहले से हैं, और वो तो आया और नोटिफिकेशन, तो ये कोई चीज नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं तो ऐसे कैसे है। वहां पर मस्जिद है, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। अगर मस्जिद है तो मस्जिद को आप तोड़कर क्या करोगे, कब्रिस्तान की जगह में क्या करोगे, अगर वो वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल हो रहा हो। और ये तो हमेशा से है, कोई नया तो है नहीं। बिल्कुल वक्फ बाय यूजर हो ना, गवर्नमेंट हुकूमतें अपने अपने तौर पर जो है रिकॉर्ड को इधर उधर करती रहती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जो वहां एग्जिस्ट करती है वो जिस पर्पज के लिए, अगर वो वक्फ, अगर ये कब्रिस्तान के लिए यूज हो रहा है तो वो कब्रिस्तान है, मस्जिद के लिए यूज हो रहा है तो वो मस्जिद है, मदरसा, ईदगाह, ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो है तो आप उसको क्यों बदलना चाहते हो, उसका नेचर क्यों बदलना चाहते हो। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की, और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पता नहीं होता। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है, और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।